वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने इंडियस 33 स्टार्ट किया। इंडियस 33 में वी अंडरस्टूड दैट वी आर सपोज टू कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर बेस्ड ऑन द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय इंडियस 33. Under the guidance provided by India's 33, we were clear that we need to present EPS as basic EPS and diluted EPS. Further, with reference to EPS calculation, when we had seen profit and loss account, we knew that this EPS need to be presented based on three data point. Point number one, considering profit from continuing operation, which for us is the control figure, the most important figure. Number two, from profit or loss from discontinued operation. And number three, combining continuing and discontinuing. Keeping in mind that nothing with reference to OCI will form part of my profit figure or earnings figure. When we realize that these are EPS, the numerator figure is earnings attributable to equity shareholder. उसका एक फॉर्मूले था जो हमने फॉर्मूले रिकॉर्ड किया। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है तो जनरली एज अ थंब रूल वी ट्रीट इट एज इक्विटी। उसका डिविडेंड हम सबट्रैक्ट करते हैं। अगर क्यूमुलेटिव है तो डिक्लेयर किया हो या ना किया हो, नॉन क्यूमुलेटिव है तो ओनली इफ इट इज डिक्लेयर। उसके अलावा अगर वही प्रेफरेंस शेयर्स को अगर हम रिडीम करते हैं और रिडम्पशन में कुछ एक्स्ट्रा पे करते हैं तो ये एक्स्ट्रा वाला एडजस्टमेंट भी प्रॉफिट फिगर के सामने ही या अर्निंग फिगर के सामने ही करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसा इनकम या एक्सपेंस जो रिकॉर्ड हो जाना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस, बट हमने यूजिंग कंपनीज एक्ट उसको रिकॉर्ड किया थ्रू सर्टेन रिजर्व्स, हम उसको भी प्रॉफिट या अर्निंग से परचेज करते हैं। एंड फाइनली अपने को अर्निंग्स मिलता है, उसको डिवाइड करते हैं बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेट ओवर हियर इज कंसीडरिंग द टाइम बेस्ड ऑन वो शेयर्स किस पर्पस के लिए इशू हुआ है, उस पर्पस को देखते हुए हम वेट्स कंसीडर करते हैं। लास्ट लेक्चर काफी क्वेश्चन सॉल्व किए जा, क्या डेट्स मंथ वाइज रहेगा तो डिवाइड बाय 12, डेट वाइज रहेगा तो डिवाइड बाय 365, वेटेड एवरेज आइदर वी कैरी आउट बेस्ड ऑन लॉट वाइज मेथड, हर एक लॉट को अलग अलग लेने का, वी कैरी आउट बेस्ड ऑन लमसम मेथड। ये सब भी डिस्कस किया। बोनस शेयर्स राइट शेयर्स होता है तो द डेट ऑफ इशू में ख्याल रखने का। बोनस शेयर्स का डेट ऑफ इशू है सीडीओ से, मतलब इट इज प्रायर टू अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। बोनस शेयर्स की वजह से प्रीवियस ईयर का ईपीएस रीस्टेट होगा, एडजस्ट होगा। Because right shares are issued at discount, every right has bonus element in it। right में जो bonus element को अलग करो, bonus को from earliest reporting period से adjust करो, और बाकी जो shares है उसको fresh issue treat करके from the date of right exercise से consider करो। हमने कुछ questions किए थे last lecture, कुछ homework भी दिया था मैंने, करके आए homework? करके आए? मुझे याद ही नहीं है। ये बहुत अच्छा है बाबा, तेरे को याद ही नहीं है मतलब। नंबर दे दिया, अगर फोन कराऊंगा रोज कि भाई होमवर्क करना है, प्लीज करके आ जा, करियर तेरा है, लेकिन परेशान मत हो रहे हैं, ऐसा कितने लोगों ने किया? मेरी तबीयत खराब, किसने नहीं किया? याद नहीं था। तो आंसर तो भी मैच कर लेते अगर किया है तो। कौन सा था वो क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत ही इजी था यार। Restated EPS is 3 rupees, and basic EPS for current year is 10 rupees. The reported EPS for previous year was 9 rupees. 14 था, 14 के अंदर बोनस कितना? 25,000।
प्राइस इज 75,000, बराबर है। तो अगर बोनस 25,000 है तो तुम्हारा रीस्टेटेड ईपीएस फॉर प्रीवियस ईयर वुड बी 11 लाख डिवाइड बाय 5,25,000, कितना आता है? 2.10 अप्रोक्सीमेटली। सर लाइन क्या है? 5 है ना, तो 2.10 अप्रोक्सीमेटली। और करंट ईयर का ईपीएस कितना आता है? Considering it would be 5,25,000 into 12 by 12, and then it would be 75,000 into 10 by 12. 2.25 approximately. जिससे नहीं किया जिस आंसर को लिख लो कि ये आंसर आएगा। सब यही मिले मुझे, लेकिन आंसर तो लिख ले बेटा। मैंने बोल दिया, अभी लिख लिख। 14 क्वेश्चन। Restated EPS 2.10, current year EPS 2.55. 14 question. Restated EPS 3, current EPS 10. Okay. Now, ये डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? डाइल्यूटेड, फोकस करो मैडम, बाद में करो सब, फोकस करो। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूटेड ईपीएस? मैंने सवाल पूछा डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है तो मैंने पूछा ही नहीं। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब, फर्स्ट बेंच बोलता है सर वो डाइल्यूटेड का मतलब नहीं बता गया सर, बस क्या? डाइल्यूट करना मतलब कुछ मिलाना। निकाल लेगा। एक्सपेक्टेड कहां से पता चलेगा मुझे? वैसा, उसको डाइल्यूटेड क्यों बोलते हैं? डाइल्यूट हो जाएगा फॉल। And what if EPS rises? The sun will rise, वैसे EPS will rise। तो फिर मैं पूछा, आई एम जस्ट आस्किंग क्वेश्चन। बोल बोल, क्या बोलता है आर्यन? नेगेटिव डाइल्यूशन मतलब, हाँ मैं भी यही बोला, ऊपर जा सकता है ना। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो ईपीएस गिरेगा, ये गलत फहमी होती है। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। इस साल के प्रॉफिट के बेसिस पे बोल रहा हूँ ना, वो वैल्यू चेंज हो जाता है, अपने को याद ही नहीं है। बढ़ गया तो हरी हरी, फिर क्या करेंगे? मालूम नहीं। वो तो बढ़ता नहीं है सर, कम ही होता है कुछ भी। तो सर कभी भी आप डाइल्यूट करो चीजों को तो कम ही होता है, बढ़ता नहीं ना तेजस। डाइल्यूट करते ही क्या हो जाता है, बाकी सब चीज आ जाता है उसके अंदर, बराबर ना? तो कैसे बढ़ेगा? कम ही होता है ना। हाँ बोलता है तेजस, कॉन्सेप्ट ही ना। अब डाइल्यूटेड ईपीएस का बहुत ही सिंपल बट बहुत ही करेक्ट अंडरस्टैंडिंग, सिंपल बट
करेक्ट अंडरस्टैंडिंग सर, सिंपल भी है और करेक्ट भी है, हाँ सिंपल भी है और करेक्ट भी है। पहले डाइल्यूटेड ईपीएस का मीनिंग क्या है, बोलता है ये जो ईपीएस है ये फ्यूचरिस्टिक ईपीएस है, मतलब ईपीएस ऑफ अ फ्यूचर पीरियड, ईपीएस ऑफ अ which we are disclosing in the current period, फ्यूचरिस्टिक ईपीएस जिसको हम करंट पीरियड में डिस्क्लोज कर रहे हैं, विच इज बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन, विच इज बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन ऑन मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस, ऑन मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस। मतलब हम आज ही शेयर होल्डर को ये कह रहे हैं कि देख बेटा, जो करंट सिचुएशन है वैसा ही सिचुएशन फ्यूचर में हुआ, वैसे ही सिचुएशन फ्यूचर में हुआ, तो फ्यूचर में ईपीएस इतना लेवल तक अंडर वो सिनेरियो जा सकता है। मतलब इंडेक्स 33 ये बोलता है कि शेयर होल्डर को सिर्फ ये मत बताओ आज का ईपीएस कितना है, विच इज बेसिक ईपीएस, तुम शेयर होल्डर को बताओ यही करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, फ्यूचर का ईपीएस अंडर कंजर्वेटिव बेसिस, अंडर वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है वो भी प्रेजेंट करो। सो दैट इन्वेस्टर आज अच्छा लगेगा, देख फ्यूचर में ये वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता, हम ये नहीं बोलते होगा, हम बोलते हैं हो सकता है अंडर वर्स्ट केस सिनेरियो, इसलिए नाम दिया है डाइल्यूटेड। क्योंकि अगर वो बेस्ट केस सिनेरियो होता तो इट इज नॉट डाइल्यूटेड, इट इज वर्स्ट केस सिनेरियो। डाइल्यूटेड का हमेशा मीनिंग होता है दैट व्हेन यू टू द मेन फिगर व्हेन यू ऐड समथिंग, देन वो चीज का ओवरऑल जो मजा होता है वो कम हो जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। अब सवाल उठता है कि सर फ्यूचरिस्टिक ईपीएस क्या भी होगा, ये आप कैसे बोल सकते हो अज्यूमिंग करंट सिचुएशन। देखो बहुत शाना है इंडेक्स 33, वो बहुत क्लियरली बोलता है बेस्ड ऑन करंट सिचुएशन। तो तुम एंटरप्रेन्योर को बोलेगा ना फ्यूचर ईपीएस बता, वो बोलेगा मैं कितना कोशिश किया, फ्यूचर तो मेरे को ब्राइट ही दिखता है। तो फ्यूचरिस्टिक ईपीएस बोलेगा तो बोला मैं फ्यूचर रेवेन्यू लेगा, फ्यूचर रेवेन्यू बोलेगा तो मेरे हाथ में है ना ये ग्रोथ, बोला कैसे आएगा, बोला मैं करेगा, बोले लेकिन किया नहीं अभी तक, तो क्या हो गया, जो नहीं किया वही तो करेगा। इसलिए बहुत क्लियरली बोला इट शुड बी बेस्ड ऑन, मतलब तेरे को फ्यूचर में उस प्रॉफिट के साथ मस्ती करने को देगा, जो करंट में कमाया वही फ्यूचर में कमाएगा। लेकिन सर फिर भी नंबर ऑफ शेयर्स क्या बेसिस पे बढ़ेंगे, क्या बेसिस पे बढ़ेगा, अभी ये एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना, डाइल्यूटेड ईपीएस में हम हमेशा वो नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं, हम हमेशा वो नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं जिसका नंबर, जिसके वजह से शेयर कैपिटल फ्यूचर में बढ़ सकता है, जिसकी वजह से शेयर कैपिटल फ्यूचर में, लेकिन कंपनी के पास रिसोर्स नहीं बढ़ेगा, कंपनी के पास रिसोर्स नहीं बढ़ेगा। तुम ऐसा बोलेगा आज ही मैंने आईपीओ के लिए प्रोस्पेक्टस डाला है तो फ्यूचर में मेरे को मालूम है 5 लाख शेयर और बढ़ेंगे, लेकिन वो 5 लाख शेयर के सामने पैसा भी आने वाला है, तो तुम वो 5 लाख शेयर डाइल्यूटेड ईपीएस में कंसिडर नहीं करते, तुम वही शेयर्स कंसिडर करते हो जिससे शेयर कैपिटल तो बढ़ेगा लेकिन रिसोर्स नहीं बढ़ेगा। तो सर ऐसा क्या हो सकता है जिससे शेयर कैपिटल बढ़े लेकिन रिसोर्स बढ़े नहीं, बताता हूं। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। क्या कॉन्सेप्ट सर, व्हाट इज दिस पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स वो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट है जो होल्डर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एडिशनल शेयर्स एंटाइटल करते हैं। These are those financial instruments or contract which entitle holder additional shares. तो जो होल्डर को एंटाइटल करते हैं शेयर्स या एडिशनल शेयर्स उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। बट सर अगर होल्डर को शेयर्स अगर वो एंटाइटल करते हैं तो कंपनी को रिसोर्सेज भी एंटाइटल करने चाहिए ना, नहीं,
ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां रिसोर्सेस ऑलरेडी मिल गया है, या आगे जब शेयर जाएगा तो कुछ भी नया मिलने वाला नहीं है। सर कैसे? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आज के दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिबेंचर्स तो है, आज के दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिबेंचर्स तो है। फ्यूचर में जब डिबेंचर कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? लायबिलिटी से इक्विटी बढ़ेगा, लायबिलिटी कम होगा, इक्विटी बढ़ेगा। बट क्या तुम्हारे कैश बैंक में कोई भी फर्क आने वाला है? मतलब जो पैसा आज बिजनेस में लगा हुआ था फ्यूचर में भी वही पैसा लगा रहेगा, लेकिन फर्क क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएगा। सेम वे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, अभी जब इधर मैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं, ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूं वैसे प्रेफरेंस शेयर्स जो फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगेन फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़ेगा, लेकिन क्या रिसोर्सेज बढ़ेगा? नहीं सर, प्रेफरेंशियल का पैसा तो आज ही आ गया, तो आज ही आ गया, तो आज ही वो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ, तो ये रिसोर्स तो सेम रहेगा। इसलिए इट इज कॉल्ड एज अंडर करंट सिचुएशन। कितना देखो, उसे दो जगह पे लॉक किया। एक, तुमको फ्यूचर एस्टिमेट नहीं करना करंट बेसिस पे। दूसरा, तुमको वही पोटेंशियल शेयर्स लेना है जिसके वजह से फ्यूचर में रिसोर्स नहीं आ रहा है। तो हमें बिजनेस में बोलेगा रिसोर्स आएगा तो रिसोर्स में इन्वेस्ट करेगा तो और अच्छा ग्रोथ आएगा, वो तो लेना ही नहीं है। बैठ रहा दिमाग में क्या बोल रहा हूँ? हेलो। सो इट कुड बी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इट कुड बी ऑप्शंस एंड वारंट। तुम्हारा सब इसके अंदर आ जाएगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, यस, बिकॉज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के अंदर होता ये है कि फ्यूचर में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ता है, फ्यूचर में रिसोर्स भी आता है, लेकिन रिसोर्स लॉजिकली नहीं आता है। All ESOPs given to employee are always given at a discounted price. तो पता चलता है रिसोर्स आया 10 का और तुमने दिया 40। कितने का रिसोर्स आया? तुमने दिया कितना? तो हमको 40 नहीं कंसिडर करना है, हमको 10 नहीं कंसिडर करना है, हमको 30 कंसिडर करना है। क्योंकि 10 का तो रिसोर्स आया, उसको जाने दे, लेकिन 40 दिया और 10 का ही रिसोर्स आया, तो 30 का रिसोर्स नहीं आया, उसी को कंसिडर करेंगे। As well as certain shares which are issued upon satisfaction of condition resulting from contractual, इसको बोलते हैं contingent issuable, contingent issuable। वो shares जो contingent है will be issued upon happening or non happening of certain events। yes, मतलब फ्यूचर में वो इश्यू हो सकता है लेकिन रिसोर्स बढ़ेगा, रिसोर्स बढ़ेगा नहीं। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक बिजनेस एक्विजिशन किया, क्या किया? बस बिजनेस एक्विजिशन किया तो तुमने शेयर्स इशू किए, तुमको बिजनेस आ गया, बराबर है। तो बोला सर इसमें क्या टेंशन है, बिजनेस आ गया, बिजनेस आ गया मतलब रिसोर्स आ गया। जो शेयर्स इशू किए वो तुम्हारे वेटेड एवरेज में आ गए, वो तो नॉर्मल है। अब कॉन्ट्रैक्ट का एक कंडीशन है कि प्रमोटर्स को तुम एडिशनल शेयर्स दोगे बेस्ड ऑन फ्यूचर ग्रोथ, बेस्ड ऑन फ्यूचर ग्रोथ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूचर में ग्रोथ अचीव हो जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ जाए तो तुमको उसको कंसिडर करना पड़ सकता है। यस, उसको बोलते हैं कंटीजेंट इशुएबल शेयर्स। इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, लेटर ऑन। पोटेंशियल इक्विटी शेयर शैल बी ट्रीटेड एज डाइल्यूटिव if their conversion into equity share decreases the EPS or increases the loss per share from continuing operation। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोल फिगर क्या है? ये कंट्रोल फिगर क्या बात कर रहा है? वो बात ये कर रहा है कि हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूटिव ट्रीट करेंगे, हम पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को डाइल्यूटिव ट्रीट करेंगे अगर वो डिक्रीज करता है ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दैट इज द कंट्रोल फिगर, या वो इंक्रीज करता है लॉस पर शेयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। देखो कितना ब्यूटीफुल बात किया है।
वो बोलता है मेरा ईपीएस डिक्रीज होना चाहिए। मेरा ईपीएस, कौन सा ईपीएस डिक्रीज होना चाहिए? क्योंकि जब हम ईपीएस की बात करते हैं, जब हम ईपीएस की बात करते हैं, हम बेसिक में तीन ईपीएस बताते हैं। एक, डेटा फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, दूसरा डेटा फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, एंड तीसरा कंबाइंड। स्टैंडर्ड बोलता है ये बताते हो बराबर है, लेकिन कंबाइन इज नॉट अ कंट्रोल फिगर, डिसकंटिन्यूड इज नॉट अ कंट्रोल फिगर, कंट्रोल फिगर इज दिस। तो तुम्हारा बेसिक का जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन वाला ईपीएस है, अगर ये ईपीएस कम हो जाता है, इन केस इट इज अर्निंग पर शेयर या इफ इट इज लॉस पर शेयर, याद है ये भी हमने डिस्कस किया है। इफ इट इज लॉस पर शेयर और ये लॉस पर शेयर बढ़ता है, तो वी विल कंसीडर दैट पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स एज डाइल्यूटिव। सर व्हाट इफ उल्टा हुए, अर्निंग पर शेयर बढ़ जावे एंड लॉस पर शेयर कम हो जाए, तो हम वैसे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंटी डाइल्यूटिव। एंटी डाइल्यूटिव वाले पोटेंशियल शेयर्स को इग्नोर करने का, डाइल्यूटिव वाले पोटेंशियल शेयर को कंसीडर करने का। दिमाग में कुछ बैठ रहा है? दिमाग में कुछ बैठ रहा है? हेलो? पक्का? यस? कुछ एग्जांपल के साथ तो मजा आएगा, है ना? मतलब एग्जाम्पल के साथ बात कर, ये ऐसे इंग्लिश में बियॉन्ड द पॉइंट नहीं जाता। ऐसी से तुम्हारा बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन एंड फ्रॉम कंबाइंड, बराबर। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन 5 रुपीज है, कितना है? 5 रुपीज है। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से इट इज 2 रुपीज, कंबाइंड इज 7, बराबर है। तो ये डिसकंटिन्यूइंग से 2 है, कंबाइंड इज 7 है। ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके अंदर डेटा मिला के, इसके अंदर डेटा मिला के, 5 वाले ईपीएस के अंदर डेटा मिला के डाइल्यूट करके अगर ईपीएस कम होता है, तो हम बोलेंगे इट इज डाइल्यूटिव, इट इज डाइल्यूटिव। सिनेरियो 2 ले लो। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से ईपीएस 5, डिसकंटिन्यूइंग से लॉस पर शेयर 6, कंबाइंड, बराबर है। अब कॉमन सेंस यूज करो कि लॉस है 99.99% केसेस में, लॉस में अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाता है, डायल्यूशन में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा ना, अगर आपका डिनोमिनेटर बढ़ जाता है तो लॉस बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। लॉस कम हो जाएगा तो तुमको फीलिंग हो जाएगा ओ ओ ये तो एंटी डायल्यूटिव है, लेकिन ये कंट्रोल फिगर है ही नहीं। अगर वो डेटा डाल के 5 रुपया कम होता है और लॉस भी कम होता है, लॉस भी, तो लॉस वाला फिगर देखना नहीं है, इवन तो कम होता है और एंटी डायल्यूटिव दिखता है, बट एंटी डायल्यूटिव किसके परस्पेक्टिव से? नॉट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड, नॉट फ्रॉम कंबाइन, इट इज ओनली फ्रॉम विच इज योर कंट्रोल फिगर। बैठना मैं क्या बोलूं दिमाग में? हाँ, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा है कि डिनोमिनेटर बढ़ता है डायल्यूशन में, ये तो मैं मानता हूँ बढ़ता है डायल्यूशन में, डिनोमिनेटर बढ़ता है। हाँ, तो करंट सिचुएशन को लेके डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्या होगा? ईपीएस लॉजिकली कम होना चाहिए। कौन सा ईपीएस? पॉजिटिव ईपीएस। नेगेटिव ईपीएस स्वरूप भी कम होएगा, लेकिन नेगेटिव ईपीएस कम होना अच्छी बात है। से तुम बोलेगा 6 रुपया नुकसान कर रहा था और फ्यूचर में ऐसा बोल रहा है 4 का ही नुकसान होगा, तो एक्चुअली ये पॉजिटिव साइन है। तुमको कंजर्वेटिव बेसिस में बताना है, तुमको बेस्ट केस सिनेरियो बताना है, ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हो गया।
बैठ रहा है। हेलो। अब मेरे को बताओ, डाइल्यूटेड ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बोलो कमाल। देखते नहीं बोलना है। नॉर्मली हम ऐसा करते थे कि जो भी बेसिक का अर्निंग्स या प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर था, और जो भी बेसिक का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स था, इसी में कुछ ना कुछ ऐड कर देते थे। क्या ऐड करते थे? डिनोमिनेटर में जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पोटेंशियल होगी जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो, और न्यूमरेटर में कुछ ऐड होता है। So there would be some income or expenses which may not incur due to this shares being converted. So इसमें ऐसे याद रखना है, it is add less subtract. Expenses add करोगे, income less करोगे, depending upon scenario क्या है. Expenses add income less. जो अब तक होता था because of this potential shares, जो अब तक होता था because of this, आगे ये नहीं होगा क्योंकि शेयर, ये पोटेंशियल शेयर अब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गया है, तो इनकम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो माइनस कर दो। मतलब वही वही फिगर जो इस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है, उसी में अगर इनकम है तो माइनस करो, एक्सपेंस है तो ऐड करो, बराबर, ऑब्वियसली नेट ऑफ टैक्सेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यही था दिमाग के अंदर। यस और नो? अगर यही था दिमाग के अंदर तो ये गलत फहमी है, क्योंकि ये एग्जैक्ट या करेक्ट फॉर्मूले नहीं। डायल्यूटेड ईपीएस, it is net profit attributable to equity shareholder after adjustment for, बोलता है पेज 66 वॉल्यूम 2, अब ये तो मेरे को भी देखना पड़ेगा। पेज 66 वॉल्यूम 2 बोलता है net profit to equity shareholder, interest on convertible debenture or loan after tax effect, preference dividend including dividend tax CDT on conversion, diluted earnings, any other changes in expense or income that would result from conversion of should be adjusted। बराबर। इसी को अगर और मैं पॉलिश करूं, क्या करूं? ऐसा एक ही साथ फॉर्मूले में सब कुछ, डिविडेंड्स भी ले लिया, इंटरेस्ट भी ले लिया आफ्टर टैक्स इफेक्ट के साथ, एंड एनी अदर चेंजेस इन इनकम और एक्सपेंसेस दैट वुड रिजल्ट आफ्टर टैक्स इफेक्ट। लिख लोगे क्या कि याद रहेगा? याद रहेगा?
ना। वो नेगेटिव ऐसी ब्रैकेट करके डाला है, ऐड रहेगा तो वो प्लस ही होएगा। हम्म, बराबर। आगे बढ़े। सबका इतना हो गया। अब फॉर्मूला को ध्यान से देखो। डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटीज जो हमने बेसिक ईपीएस के लिए कैलकुलेट किया था, प्लस क्या? प्लस क्या? प्लस क्या? प्लस क्या? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आपका डिनोमिनेटर में आप जो भी लिखते हो, वेदर बेसिक या डाइल्यूटेड, दोनों ही वेटेड एवरेज है। लेकिन देन सवाल आता है, सर ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर का वेटेड एवरेज करने का कैसे? कैसे करने का? से फॉर एग्जांपल करंट ईयर तुम्हारे पास 1 अप्रैल 23 को 1 लाख शेयर है। कितना है? 1 लाख शेयर, बराबर। तुमने 1 दिसंबर को कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया है। क्या किया है? कन्वर्टेबल डिबेंचर, जो कन्वर्ट होगा इनटू 12,000 शेयर्स। जो कन्वर्ट होगा इनटू 12,000 शेयर्स। तो सवाल ये उठता है कि मैं जब डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करता तो डिनोमिनेटर में सब शेयर्स देखता हूं ना, शेयर्स ना। तो मैं करेगा सबसे पहले 1 लाख इंटू 12/12, बराबर। हाँ, इसके साथ मेरे को शेयर्स देना है। लेकिन ये वो शेयर्स है जो इशू होने वाले, वो शेयर्स है जो इशू होने वाले कब? कब? मे बी आफ्टर 5 इयर्स। कन्वर्ट तो बाद में होने वाला है, और उसको मैं आज ही ले रहा हूं। तो आज ही ले रहा हूं, जो 5 साल के बाद कन्वर्ट होने वाला है, तो उसका वेटेड एवरेज क्या? उसका वेटेड एवरेज क्या? उसका वेटेड एवरेज इस साल में कन्वर्ट हो गया क्या? मतलब कन्वर्ट होने वाले हैं ना कभी 5 साल के बाद ना, इस साल में कन्वर्ट नहीं हुए ना। तो उसका डेट जो कंसीडर करना है वुड बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच पोटेंशियल इक्विटी शेयर, डेट ऑफ और बिगिनिंग ऑफ द ईयर विच एवर इज लेटर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ सच पोटेंशियल इक्विटी शेयर, और विच एवर इज, अब बता बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या था? 1 अप्रैल 23। और डेट ऑफ इश्यू ऑफ पोटेंशियल क्या है? 1 दिसंबर 23। विच एवर इज लेटर, 12,000 इंटू, अब मान लो ये जो है ये ऑलरेडी मेरे बुक्स में है, फ्रॉम 20, 20 से है। सो मैं बोलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर विच एवर इज, व्हाट इज लेटर? बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। तो इस बार अभी 4 नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा? 12 आएगा। इंटर सीए में तुम हर बार पूरा का पूरा ऐड कर देते थे, बिकॉज इंटर सीए में कभी भी
ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था तुम्हारे लेवल पे जहां वो करंट ईयर में इशू हुआ हो या जहां वो करंट ईयर में कन्वर्ट हुआ हो, या इशू हुआ हो या इशू हुआ हो या इशू हुआ हो या कन्वर्ट हुआ हो। जैसे ये 20 में इशू हुआ है। हाँ, अब लेट से 12,000 शेयर्स converted on 1st January 24। अब बताओ मैं क्या लेने का डाइल्यूशन के अंदर। डिनोमिनेटर में क्या लेने का? 9 मंथ्स। 9 मंथ्स करंट ईयर में कन्वर्ट हो गया है। जो करंट ईयर में कन्वर्ट हो गया है वो हो गया है, तो करंट ईयर में कन्वर्ट हो गया। क्या डाइल्यूशन के लिए कंसिडर भी करना चाहिए? करंट ईयर में कन्वर्ट हो गया है, अब फ्यूचर में तो होने नहीं वाला है, तो क्या डाइल्यूशन के लिए कन्वर्ट करना कंसिडर करना चाहिए? हाँ ना ना हाँ। स्टैंडर्ड बोलता है करना है। स्टैंडर्ड बोलता है करना। अभी जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। स्टैंडर्ड बोलता है इस साल में कन्वर्ट हुआ ना। पहले तो बेसिक ईपीएस के लिए कितने शेयर्स? 1 लाख इंटू 12/12 प्लस 12,000 इंटू 4/12, सॉरी 3/12 इंटू 3/12। 3/12 क्यों सर? ये हो गया ना शेयर्स, बराबर के नहीं? ये तो मेरा बेसिक वाला फिगर है। अब डाइल्यूशन के लिए, डाइल्यूशन के लिए बोलता है डेट ऑफ इशू और बिगनिंग ऑफ द ईयर विच एवर इज लेटर till the end of the year if not converted in the current year, or till the date of conversion if converted in the current year. So it would be 12,000 इंटू, मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर से लेगा, हाँ, इंटू 9/12। मतलब लॉजिकली देखोगे ना तो पूरा 12,000 कंसिडर हो रहा है। 3/12 9/12 तो पूरा 12/12 करके कंसिडर हो रहा है। तो एक चीज याद रखो, कोई भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर अगर करंट ईयर में कन्वर्ट हो रहा है, करंट ईयर में, तो डाइल्यूशन में उसका जो इफेक्ट है, डाइल्यूशन में जो उसका इफेक्ट है वो पूरा नंबर तुम ले लोगे ना तो सेम हो जाएगा, काम हो जाएगा। क्योंकि कुछ पोर्शन इट विल कम एज कन्वर्जन इन बेसिक एंड कुछ पोर्शन एज डाइल्यूटेड। एंड याद रखो, हेलो, न्यूमरेटर में जो भी तुम्हारा प्रॉफिट्स रहेगा ना, जो भी तुम्हारा प्रॉफिट्स होगा ना, इस प्रॉफिट्स में तुम ऐड करोगे। सर भी ऐड क्या करने का? इस प्रॉफिट में 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है, खाली 9 मंथ्स का है, वो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट ऐड कर देने का आफ्टर टैक्स। कि तुम क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? सी, तुम बोलेगा सर करंट ईयर में कन्वर्ट होगा, डाइल्यूशन में बताने की क्या क्या जरूरत है? इसलिए बताने की जरूरत है कि ये जो इंटरेस्ट तुम ऐड बैक करोगे, सी करंट ईयर में कन्वर्ट होगा, इफेक्ट खाली 3 महीने का आया है, पूरा इफेक्ट पूरे साल का नहीं आया है। तुमको उसको पूरे साल का इफेक्ट बताने का है। तो देर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि तुम्हारा बेसिक ईपीएस करंट ईयर में दिखता हो ₹4.50। हाँ, एंड दैट इज बिकॉज वो जो कन्वर्जन हुआ उसका 3 महीने का इम्पैक्ट आया है। हाँ, फ्यूचर में मेरे को मालूम है कि ये इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होगा तो वो ऐड होगा, लेकिन फ्यूचर में ना 12,000 इंटू 12/12 तो और 9,000 शेयर ऐड हो जाएगा, और सामने जो इंटरेस्ट बच रहा है, ऐड हो रहा है, तो बहुत कम है, माइन्यूट फिगर है, इससे इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। इसलिए कभी भी ये दिमाग में मत सोचो कि करंट ईयर में अगर पोटेंशियल इक्विटी शेयर इक्विटी में कन्वर्ट हो गया तो डाइल्यूशन में इफेक्ट नहीं आएगा। डाइल्यूशन में इफेक्ट आएगा टिल द डेट ऑफ टिल द डेट ऑफ कन्वर्शन। समझ रहा है ये? हेलो?
पक्का? हाँ सर, लेकिन ये ऐसा लिखवा दो क्योंकि ये हमको याद रहने वाला। हाँ, ये देखो तुम्हारे लिए। इफ इट इज नॉट कन्वर्टेड इन द करंट ईयर, कहां से लोगे? डेट ऑफ इशू से या बिगनिंग ऑफ करंट ईयर से, विच एवर इज टिल। और अगर कन्वर्ट हो गया करंट ईयर में तो वही डेट ऑफ इशू या बिगनिंग ऑफ करंट ईयर, विच एवर इज लेटर टिल डेट ऑफ कन्वर्जन। ए, ये दिया है ना सबको, कॉपी क्या कर रहा है? डॉट अवेलेबल है ना ये? ये दिमाग में बैठ रहा है? ये दिमाग में बैठ रहा है? करूँ तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा मस्ती? तो मजा आएगा ना। सी अनलेस यू डोंट गेट कंफ्यूज नाउ, एग्जाम में फिर तो लाइफ। द मोर यू ब्लीड इन, सॉरी, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस, द लेस यू ब्रीड इन। बराबर, तो स्वेट तो कर ले बे, है ना? एक क्वेश्चन है, लिख लो ना जरा एग्जाम्पल के फॉर्म में। ठीक है इतना? हेलो?
पर वर्क लॉस कम हो जाएगा, तो देन इट इज एंटी डाइल्यूटिव, देन इट इज एंटी डाइल्यूटिव, देन इट इज नॉट डाइल्यूटिव, देन डोंट कंसिडर। हाँ, लॉस पर शेयर इंक्रीज कैसे होगा ये तो बोलने की बात कर रहा है। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन सर्टन सिनेरियो जहां लॉस पर शेयर बढ़ भी सकता है। से तेरा जो लॉस आया है, दिस लॉस हैज कम आफ्टर कंसिडरिंग अ बिग इनकम, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ बिग इनकम विल नॉट कम। कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले एक बार समझ ले, एक बार शेयर आ गया उसके बाद वो कंपनी को वापस बेच सकता है, ऐसा होता ही नहीं है। बाईबैक का पूरा पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा इंडिया में। तो बाईबैक आ गया ना बेटा। सी, बेनिफिट तो ये दे सकता है कि ये डिबेंचर के सामने शेयर्स ले या उसके सामने कैश ले, ये एक बेनिफिट होता है। फिर शेयर्स देने के बाद शेयर्स तेरे सर पे आ गया, अभी सर पे आ गया, बाद में तू डिसाइड करते हो क्या करना उसका। कंपनी उसको खरीदने का इंडिया में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अनलेस वो बाईबैक का पूरा साइकिल, देन वो साइकिल सबके लिए रन करना पड़ेगा। अभी मैं तेरे को बताता हूँ, कुछ दिनों पहले किसी एक कंपनी ने बाईबैक के लिए कितना कुछ 3,000 या 35,000 करोड़, कौन सा था, कॉन्जांस था या क्या था, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो पूरा का पूरा डिविडेंड कंसिडर करके सीडीटी का नोटिस मार दिया। कौन सा कंपनी था, जस्ट मंथ बैक, डीबी रियलिटी ऐसा करके कुछ सम कंपनी, जिसने पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा किया था कि बाई बैक, बट इन द नेम ऑफ बाई बैक खाली कुछ लोगों को ही। तो इनकम टैक्स में तो कौन है, टैक्स वाला कौन है इधर? जब पूछता हूँ ऑडिट वाला कौन है, तब बोलते सब हम टैक्स वाले हैं। अब पूछो टैक्स वाला कौन है, बोला भैया अभी टैक्स वाले नहीं, अभी हम ऑडिट वाले हैं। टैक्स वाला मैडम, सब कुछ ना मैडम, मतलब कुछ नहीं होता है, मतलब क्या बोला, कुछ नहीं, सीधे से टैक्स वाला जीएसटी में। तू महाजन है ना इब्राहिम, है ना, कितना देना पड़ा सच्ची बता। हाँ, कितना दिया तू? ऐसे तो लेगा नहीं ना, देना तो पड़ता है। हाँ, चलो, अब इस केस में ये प्रीवियस ईयर में डेट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर क्या था, 1 दिसंबर 18, बराबर है। कन्वर्जन क्या है, 31 दिसंबर 19, मतलब कहने से 13 मंथ्स के बाद कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, एक साल में इशू हुआ, नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट हो गया, बराबर है। नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख 1 लाख, ये इधर 1 लाख है और 1,12,000 है, कन्वर्ट होने के बाद 12,000 शेयर्स आ गया रहेगा। प्रीवियस ईयर का बेसिक ईपीएस क्या लगता है क्या होगा? प्रीवियस ईयर का बेसिक ईपीएस एकदम इजी है, बेसिक पूछ रहा हूं। 10 ना रे बाबा, इतना क्या सोच रहा है? 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, 10 रुपीज, कोई टेंशन। करंट ईयर का बेसिक ईपीएस, करंट ईयर का बेसिक ईपीएस, रुक जा बेटा रुक जा, 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 12/12 प्लस 12,000 इंटू 3/12 आएगा ना। कब कन्वर्ट हुआ? तो जैन फेब मार्च, 3/12 ही आएगा ना। तो कितना होता है, 10 लाख डिवाइड बाय 1,03,000, कितना होता है? 9.70
अप्रोक्सीमेटली 7-1। हेलो। इसमें तो कोई टेंशन नहीं। बेसिक ही बेस एकदम इजी। करो करो, कॉपी करो, इतना कॉपी करो। बेसिक कॉपी करो और डाइल्यूटेड ढूंढ के दो। बेसिक कॉपी करो और डाइल्यूटेड ढूंढ के दो। टैक्स से 30% सब दिया हुआ है मैंने। क्वेश्चन कॉपी नहीं किया। स्क्रोल नहीं होता। तो किया तो था। एक सेकंड रुको। ये सब लिखा नहीं था तुमने? तो तुमने कितना तक लिखा था खाली? अच्छा। कर दिया। बेसिक वर्कआउट करो और डाइल्यूटेड ढूंढ के दो।
कर दिया। हो गया। अब हो गया। मानव। हो गया। मानव की मनन। मनन। अब ठीक चल रहा है ना मनन? ऑल वेल। गया था खेलने कल? नहीं खेलता है? संडे गया था? किधर गया था? संडे स्टार्ट हो गया था, हाँ बराबर है। कल नहीं, आज सुबह आने का था। फिर 10 बजे तो बंद हो जाता ना। 10:30 तक जाता है। आई थिंक द डेडलाइन इज अप टू 10 ना। डेडलाइन इज अप टू 10 ना। तेजस, तेरे को पता होगा ना। मेरा प्लान करता होगा ना, 10 बजे तक इधर, 10 के बाद इधर। वही प्लानिंग है, उसको भी प्लानिंग। आर्यन बराबर सवाल पूछा ना उसके बाद। चलो पे अटेंशन। मेरे को पहले प्रीवियस ईयर की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर में बेसिक ईपीएस का न्यूमरेटर 10 लाख है। उसी में कुछ ना कुछ ऐड होगा। बेसिक ईपीएस का नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, वो तो है, तो ऐसे लेंगे। प्लस, अच्छा बताओ, कन्वर्जन होने पे 12,000 शेयर्स पे कन्वर्ट होने वाले हैं। 12,000 इंटू करंट ईयर में कन्वर्ट हो रहा है कि फ्यूचर में कन्वर्ट हो रहा है?
मतलब करंट ईयर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. सो इट शुड बी डेट ऑफ इशू और बिगनिंग ऑफ द ईयर विच एवर इज लेटर टिल ईयर एंड. तो डेट ऑफ इशू है दिसंबर 1 दिसंबर है. 1 दिसंबर 18. बिगनिंग है 1 अप्रैल. तो 1 अप्रैल तो नहीं आएगा विच एवर इज लेटर. 1 दिसंबर सेंड 4 मंथ्स 4,000 आएगा. बाय द सेम लॉजिक उस डिबेंचर 10 लाख था डिबेंचर का वैल्यू 10 लाख है. रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर 10% दिया रहेगा ओनली फॉर 4 मंथ्स. कितना आएगा बोलना. 333 आता है फॉर 4 मंथ्स इंटू 70%. क्यों 70%? आफ्टर टैक्स करेगा. कितना होता है 2333 ऐसा कुछ. हाँ तो देखो कितना आता है. ऐसा लोग बोल रहे हैं मालूम नहीं मुझे. आता 9.84. चेक करो. हमें 9.84 को किसके साथ कंपेयर करने का. बेसिक ईपीएस. बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन. सर डिसकंटिन्यूड के बारे में कुछ बोला ही नहीं है मतलब एवरीथिंग इज कंटिन्यूइंग. बेसिक ईपीएस 10 है और पोटेंशियल को कंसिडर करने के बाद 9.84 आता है. इज दिस लेस देन 10. इट इज वैल्यूटिव. बराबर. अब करंट ईयर पे आ जाओ. करंट ईयर में भी 10 लाख प्लस कुछ करेंगे और नीचे आता है बेसिक के लिए कितना आता है 1,03,000 आता है प्लस 12,000 इंटू डेट ऑफ इशू और बिगनिंग. डेट ऑफ इशू लास्ट ईयर का था तो बिगनिंग लेंगे. हाँ टिल द डेट ऑफ कन्वर्जन बिकॉज करंट ईयर में कन्वर्ट हो गया. सो इट वुड बी 9 है 31 दिसंबर तक हुआ कन्वर्ट. बराबर है. अब उसी पे 10 लाख पे 10% फॉर 9 मंथ्स कितना होता है 75,000 इंटू 70% टैक्स इफेक्ट के बाद 50. सो इट वुड बी 10,52,500 डिवाइड बाई 1,12,000. 9.40. जबकि इसका बेसिक का 9 पॉइंट उससे भी कम है वैल्यू. 9.40 9.84 बराबर ना. चलो जाने का कॉपी करो.
करो नेक्स्ट। सबका हो गया? डन। बोलो। हाँ, है ना? बराबर। मैं बताता हूँ। ये सबने कॉपी कर लिया इतना? इधर देख। समझ। तेरा प्रॉफिट था 10,12,000। 12,000 तेरा इंटरेस्ट था। तो 10 लाख आया। 10 लाख पे 3 लाख का से टैक्स। 7 लाख आया। अब फ्यूचर में तू 12,000 नहीं देने वाली है। तो 10,12,000 कुछ नहीं देने वाली है, तो 10,12,000 ही। अब इस पे आएगा 3,03,600। कितना था पता? बराबर। इतने से बड़ा प्रॉफिट बिकॉज इंटरेस्ट नहीं देने वाली है 8,400 से। तो वही चीज मैं ऐसा करने की जगह पे 7 लाख में जो 12,000 में पे नहीं करने वाला हूं उसका खाली 70% लेता हूं। अभी ठीक है? कोई टेंशन? हेलो? पक्का? अच्छा। देखो, डाइल्यूटेड है कि नहीं, उसके लिए पूरा डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के कंक्लूड करने की जरूरत नहीं है डाइल्यूटेड है कि नहीं। देयर इज शॉर्टकट वे आल्सो। सर क्या शॉर्टकट वे है? टू वर्क आउट व्हाट इज इंक्रीमेंटल ईपीएस फॉर दैट पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। फॉर दैट मेरे को बताओ अपने अपने वाले एग्जांपल के अंदर फर्स्ट ईयर में जो डिबेंचर्स थे, यस, अगर वो फर्स्ट ईयर में ही कन्वर्ट हो जाते थे तो फर्स्ट ईयर का कितना इंटरेस्ट का सेविंग्स होता था नेट ऑफ टैक्स? 23। इतने का सेविंग्स होता था। एंड दिस सेविंग्स वाज विथ रेफरेंस टू 4,000 शेयर्स। कितना आता है इंक्रीमेंटल ईपीएस? 5.83। अब इस इंक्रीमेंटल ईपीएस को
बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के साथ कंपेयर करो, कितना बेसिक ईपीएस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन? 10. इज 5.83 लेस देन 10? यस, मतलब इट इज गोइंग टू बी डायल्यूटिव ओनली। इसके वजह से इंक्रीमेंटल 5.83 आता है और बेसिक के वजह से 10 आता है। तो जब इसको इसमें मिलाओगे, हाँ, अगर दोनों ही 10-10 होता और मिलाते तो 10 आता। बट अगर इंक्रीमेंटल 10 से कम है तो 10 से कम को 10 के साथ सब मिलाओगे तो ओवरऑल इंपैक्ट 10 से कम ही होएगा। हेलो। तो यही चेक करके मैं बोल सकता डायल्यूटिव है, कैलकुलेट कर ले। सेम वे, करंट ईयर इंक्रीमेंटल ईपीएस कितना था? 52,500 था। और नंबर 9,000 था। 5.83। और अपने को था 9 पॉइंट ईपीएस बेसिक वाला फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, बराबर है? क्या ये 5.83 से 5.83 9.71 से कम है? हाँ, मतलब ये जब भी इसमें मिक्स होएगा ईपीएस गिरेगा। क्लियर? कोई टेंशन? तो सर ऐसा भी कुछ लिखवा दो, क्योंकि ये सब चीजें आप बोल रहे हो है ना, टेंशन मत ले। वो नहीं सोच रहा, उससे ज्यादा सोच के रखा है मैंने। ये देख। इफ एंटरप्राइजेस कितना, वन पोटेंशियल इक्विटी शेयर, क्या लिखा है? इफ इंक्रीमेंटल ईपीएस, ईपीएस नहीं है, इंक्रीमेंटल ईपीएस फ्रॉम potential equity share is less than EPS from less than EPS from, then it is, if it is dilutive, क्या क्या बोला है, कंसिडर इट इन। ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तुमको टेंशन लेने की जरूरत। अबे, ये ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आया। फोकस करो। NDTA has issued 25,000 4% debenture with nominal value of rupee 1. The debenture are convertible into ordinary share in the ratio of 1:1 anytime until X9. The entity management received bonus based on 1% of profit before tax. Entity A results showed profit before tax of 80,000, profit after tax of 64,000, tax rate 20%, assume in this example. Calculate earning for the purpose of diluted EPS. Diluted EPS के लिए earning ढूंढना है, खाली न्यूमरेटर फिगर ढूंढ के दो।
बोलो कितना है? अर्निंग कितना है बोलो? 89, 64 800 एग्जैक्ट। 64 800 एग्जैक्ट। चलाई। चलाई। अब देखो, इधर देखो, इधर देखो। भाई इस पे डिवेंचर पे इंटरेस्ट कितना है? 1000 है। बराबर है। तुम्हारा आफ्टर टैक्स 64,000 है। इसमें 1000 लॉजिकली ऐड होना चाहिए, नेट ऑफ टैक्स। लेकिन आपको यह समझना है कि अगर 1000 से प्रॉफिट बढ़ता है तो आपके मैनेजमेंट को उस पे 1% बोनस भी मिलेगा। तो उस 1000 पे बोनस भी मिलेगा। कितना होता है 1% बोनस और 1000? 10 रुपीज। तो आपका प्रॉफिट जो बढ़ेगा वुड बी 990। 990 का 80%। कितना होता है? आपका प्रॉफिट 1000 से बढ़ते ही सामने वाला के कमीशन लेके जाएगा कि नहीं? मैनेजमेंट को कितना कमीशन है? तो अगर 1000 से प्रॉफिट बढ़ा तो 1% उसको देना पड़ेगा। तो इनकम भी बढ़ेगा और एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो इनकम बढ़ेगा वो ऐड करो, एक्सपेंस बढ़ेगा वो लेस करो, बढ़े दोनों का नेट ऑफ टैक्स करो। कितना लोग ये बोनस भूल गया था? क्या तेजी से क्या दिखा रहा है? हाँ। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 80 है उसके अंदर बोनस ऑलरेडी एडजस्टेड है। हाँ। मतलब क्या डॉट समझ देगा सबको? हाँ, आईसीआई है तो क्या हो गया? हम्म। क्या किया तूने? अरे बच्चा, 80,000 जो तेरा प्रॉफिट है उसमें 80,000 का तो 1% बोनस ऑलरेडी दे दिया है। तो वापस बोनस दिया उस 80 पे भी। आई विल लाइक टू वर्क इन योर कंपनी एज मैनेजमेंट। यू आर एन एक्सीलेंट चेयरमैन, गिविंग बोनस ट्वाइस। जो 80,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये बिफोर टैक्स है, मतलब आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस है। मतलब उसके अंदर जो भी बोनस रहेगा वो बोनस माइनस हो गया रहेगा। अब इस 80 का टैक्स के इफेक्ट के बाद 64 आता है। तो जब बोलता है मेरा प्रॉफिट इज 64, मतलब इसमें बोनस बिनस सब आ गया। अब फ्यूचर में 1000 का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1000 से बढ़ेगा। तो 1% सामने वाला खा जाएगा, 10 रुपया खा जाएगा, तो तेरा नेट प्रॉफिट कितने से बढ़ेगा? 990 से बढ़ेगा। तो उसका टैक्स इफेक्ट नेट ऑफ करके कर ले।
क्या? आप ऐसा कर लो ना, तो आपको शायद क्लैरिटी और मिलेगा. इंक्रीज इन एनपीबीटी ड्यू टू सेविंग्स इन इंटरेस्ट 1000 less increase in bonus to management. Net increase in net profit before tax less tax effect at the rate 20%. So increase in net profit after tax. डोनर ऐसे देख क्या रहा है? और ये कितना था? 190. ये लिखोगे तो मैंने ये एकदम बराबर बैठेगा दिमाग में ये. हाँ तो ये लिख लो यार, उसमें क्या है. And all of you, हमने 4 5 कर दिया है. यस. 1 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, 6 कर दिया. बराबर है. 8 पे आ जाओ. अच्छा 9 भी कर दिया ना हमने.
ओके, 8 पे आ जाओ प्लीज। 1 Jan शेयर इन इशू कितना? 10 lakhs। 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड कितना? ₹1 lakh। टर्म्स ऑफ कन्वर्जन 120 ऑर्डिनरी शेयर फॉर ₹100। मतलब हर 100 रुपये के लिए 120 शेयर्स होगा। तो 1 लाख के लिए 1,20,000 शेयर्स होगा कन्वर्जन। 31 मार्च, जैन के बाद 31 मार्च, होल्डर ऑफ ₹25,25,000 बॉन्ड्स कन्वर्टेड टू ऑर्डिनरी शेयर्स। 100 के लिए 120, तो 25,000 के लिए 30,000 शेयर्स। ये ऑलरेडी 31 मार्च को कन्वर्ट हो गया ऑलरेडी। मतलब कुछ कन्वर्ट हो गया, कुछ कन्वर्ट नहीं हुआ। प्रॉफिट फॉर द एंड 2 lakhs। यस। टैक्स रेट 30%। यस। कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, इग्नोर द स्प्लिट। ठीक है, वो वैसे भी हमको ये समझता नहीं है, लायबिलिटी इक्विटी समझता नहीं है, इग्नोर बोल दिया। तो वैसे भी जो समझता नहीं उसको इग्नोर ही कर देते। बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस आपको वर्कआउट करके देना है। चलो बेसिक तो हमेशा याद रखने का, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है, देयर इज ऑलवेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेसिक मैं करूँ, डाइल्यूटेड तुम करके दोगे? करोगे बेसिक? कितना है वो? 0.2 आया। शाबाश बेटा शाबाश। बहुत रोशन करेगा तू सब जगह पे। राकेश रोशन का तू ही है एक रोशन। एकदम मतलब ना, सोचते ही नहीं है लोग। चलो बेटी चल, न्यूमरेटर 2 लाख ये सब मानते हो बेसिक के लिए। डिनोमिनेटर 10 लाख शेयर इंटू 12/12, प्लस वो जो 30,000 शेयर 31 मार्च को कन्वर्ट हुए हैं इंटू 9/12, कितना होता है? 22,500 होता है क्या? तो इट्स 10,22,500। आपको बेसिक ईपीएस कितना आएगा? कुछ शाइनिंग थोड़ा सा क्या होगा बेसिक में करते तो सर ने मैंने कर दिया सर, क्या आपकी जरूरत नहीं है? तो दोनों के पास इतना बढ़ती है ना। अगर पूरा ऐसे आएगा ना, ठीक है। अब डाइल्यूटेड तुम करो, करने गया ना तुमको करो। डाइल्यूटेड के लिए, डाइल्यूटेड के लिए करना क्या है? बेटा तुम्हारे पास है ना? तो 1 लाख रेंज है, इससे 1,20,000 इसमें ऐसे पता नहीं किया हमने।
कितना टैक्स रहेगा? इसी के ऊपर कितना लिया था जवाब? ठीक है, आ जाएगा। कॉपी करो। ये कॉपी करने के बाद ना, ये वाला पार्ट कॉपी करना है तो और क्लैरिटी। ये वॉइस ऑफ करो, वॉइस ऑफ करी। क्लियर है? नहीं, देखिए, तो देखिए, लेट्स सी।